नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। होर्मुज बंद है और होर्मुज को लेकर अब संघर्ष विकराल होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है तो ईरान ने कहा है कि अगर दम है तो होर्मुज खुलवा ले अमेरिका। यानी 48 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। घड़ी की सुइयां क्या मौत का फरमान लिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग दी कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दरवाजे नहीं खोले तो इस इलाके में प्रलय ला देंगे। खाड़ी के आसमान में सिर्फ बारूद की महक नहीं बल्कि एटमी तबाही का साया गहरा जाएगा। तो ईरान ने पलटवार किया और कहा कि अमेरिका के पास जितनी ताकत है वो लगा ले और होर्मुज खुलवा ले, हम तैयार हैं। ललकार और पलटवार की इस कहानी में होर्मुज फंसा हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि होर्मुज ईरान के खून के आखिरी कतरे तक नहीं खुलेगा। यकीन मानिए, यह युद्ध विश्व युद्ध की पटकथा लिख रहा है। ट्रंप का बयान पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है कि ट्रंप 48 घंटे के अंदर क्या करने वाले हैं। ईरान ने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल कर ले, होर्मुज को तो हम नहीं खोलेंगे। अमेरिका की प्लानिंग साफ है, अगर पारंपरिक युद्ध से बात नहीं बनी तो दूसरे विकल्प भी आजमाए जाएंगे। तेहरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। होर्मुज से सिर्फ अमेरिका और इजराइल के शिप्स नहीं गुजरेंगे, बाकी सबको जाने दिया जाएगा। और अगर अमेरिका में ताकत है तो वो अपने शिप्स निकाल के दिखा दे। इधर G7 देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर फिनलैंड ने 22 देशों की सेना के साथ होर्मुज को जबरन खुलवाने का मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने M2 पावर लगा दिया है। यानी मोस्तबा का खौफनाक इरादा और उसकी 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें अमेरिका को चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उसकी ऊर्जा सुविधाओं पर आंच आई तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों और आईटी नेटवर्क को शमशान बनाकर रख देगा। यानी लड़ाई अब सिर्फ सैन्य अड्डे की नहीं रह गई है। एक तरफ अमेरिका ने धमकी दी कि होर्मुज खोलो वरना आ रहे हैं 48 घंटे के अंदर, तो तेहरान ने कहा कि जितनी भी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं मिडिल ईस्ट में और इस इलाके में, एशिया के इलाके में जहां तक ईरान के मिसाइलों की रेंज है, चाहे वो इजराइल में हो चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, हम सबको ध्वस्त कर देंगे। यानी 23 दिन की इस लड़ाई में अब सबसे खतरनाक मोड़ आने वाला है, जहां दूध का दूध होगा और पानी का पानी, और लड़ाई अब आर पार की छिड़ने वाली है। करेंगे इस सिचुएशन को डिकोड और 48 घंटे में क्या होने वाला है इस पर करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल बहस। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ ऐसा ही मिजाज इस वक्त व्हाइट हाउस के नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर वो ऐलान कर दिया है जिससे मिडिल ईस्ट में धड़कनें बढ़ गई हैं। अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने होर्मुज से पाबंदियां नहीं हटाई, होर्मुज का रास्ता नहीं खोला, तो फिर खाड़ी में तबाही की नई कहानी लिखी जाएगी। अमेरिकी मिसाइलों का रुख ईरान के पावर प्लांट्स की तरफ होगा। ईरान में वो तबाही मचाएंगे जिसकी झलक अभी तक ईरान ने नहीं देखी है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि हमले की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट को खाक में मिलाकर की जाएगी। तो तेहरान का फौरन पलटवार आया। तेहरान ने कहा अमेरिका के पास जितनी ताकत है वो लगा ले और होर्मुज अपने लिए खुलवा ले, क्योंकि ईरान का दावा है कि होर्मुज बंद नहीं है। होर्मुज का रूट सिर्फ 2 देशों के लिए और उनके सहयोगियों के लिए बंद है। यानी कि अमेरिका और इजराइल के शिप्स यहां से नहीं गुजरेंगे और जिस भी देश ने अमेरिका और इजराइल की मदद की है उनके शिप्स को भी यहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को तेहरान डायरेक्ट ताकत की चुनौती दे रहा है, पूरा जोर लगाने की चुनौती दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे की बात कर रहे हैं। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और तेहरान का पलटवार, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं।
48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना तेहरान देखेगा सबसे बड़ी बर्बादी। आदेश ना मानने पर सबसे बड़ा हमला होगा, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे, एनर्जी सेक्टर को खत्म कर देंगे। हमले की शुरुआत करेंगे सबसे बड़े पावर प्लांट से। अमेरिका ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा। अमेरिका कह रहा है ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना खत्म हो चुकी है, ईरान की मिलिट्री कमजोर हो गई है, ईरान के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है और ईरान हमसे समझौता करना चाहता है। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि अगर ईरान के पास ना आर्मी है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, तो फिर होर्मुज किसने बंद किया हुआ है? होर्मुज को बंद करने की वो ताकत कौन सी ताकत है जो ईरान के पास है? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फर्जी दावे कर रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में आना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को एक्सरे करके देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब धमकी देते हैं तो वो कई बार धमकी दे चुके हैं और जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से ही नहीं, उससे पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देते आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान की टाइमलाइन और धमकी की टाइमलाइन भी देख लीजिए। मैं पहले की बात नहीं कर रहा, अब 28 तारीख से ही देख लेते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े युद्ध अभियान शुरू किए। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं रख पाएंगे। फिर कहते हैं ईरानी लोग सरकार पर कब्जा कर लें और रिजीम चेंज कर दें, अमेरिका मदद के लिए आ रहा है। अमेरिका मदद के लिए भी पहुंच गया, लेकिन कोई रिजीम चेंज तो हुआ नहीं और ईरानी लोगों ने ऐसा किया भी नहीं। 1 मार्च 2026 उद्देश्य पूरा होने तक ईरान पर कार्रवाई जारी रखेंगे। 2 मार्च 2026 हमें अनुमान से काफी ज्यादा कामयाबी मिल रही है और पता नहीं कहां मिल रही है, लेकिन मिल रही है। आज की तस्वीर भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान पर बहुत बड़ी कामयाबी ट्रंप को मिल गई है। 3 मार्च को कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। 5 मार्च को कहते हैं कि ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। यह दावा सही था। उन्होंने आयतोला अली खामनेई को एलिमिनेट कर दिया, उनको मार गिराया। 9 मार्च को कहते हैं कि युद्ध का मकसद पूरा हो गया है, ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ईरान के पास कुछ नहीं बचा है तो फिर ईरान लड़ाई कैसे लड़ रहा है पिछले 25 दिनों से? 11 मार्च 2026 कहते हैं ईरान में टारगेट करने लायक कुछ भी नहीं बचा है और अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, कह रहे हैं ईरान में कुछ नहीं बचेगा। तो फिर 11 मार्च को जो कह रहे थे क्या वो झूठ था? 12 मार्च को कहते हैं स्थिति तेजी से बदल रही है और ईरानी शासन को भारी नुकसान हो रहा है। 13 मार्च को कहते हैं हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हम हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता। लेकिन अमेरिकी एंड काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस बात को कहकर इस्तीफा दिया कि ईरान से कोई थ्रेट नहीं था और उन्होंने अपने चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। या तो जो केंट झूठ बोल रहे थे और इस्तीफा देते वक्त भी झूठ बोला, या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, वो हम पर हमला करने वाले थे। ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकती हैं? 16 मार्च को दावा करते हैं कि ईरान के ऊपर बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन जारी रहेगा। 18 मार्च को कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है। फिर 18 मार्च को कहते हैं कि ईरान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। 19 मार्च को कहते हैं कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान कतर और अन्य खाड़ी देशों पर हमला कर देगा। आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पर इस चैनल पर इस शो में लगातार दर्शकों को बताया कि अगर मिडिल ईस्ट में एक भी बुलेट अमेरिका ने फायर किया तो ये पूरा रीजन जलेगा। आप मेरे शोज उठाकर देख सकते हैं। मैं लगातार 3 महीने से यह बात कह रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं समझ पाए क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, CIA जैसी खुफिया एजेंसी है, दुनिया की एलीट खुफिया एजेंसीज में जिसे काउंट किया जाता है। तो ये एक और झूठ था। 20 मार्च 2026 अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोई योजना नहीं। 21 मार्च को कहते हैं अमेरिका होर्मुज नहीं खुलवाएगा। जिस देश के शिप फंसे हुए अपना अपना देख लें, हमें होर्मुज से कोई लेना देना नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल है। अब कहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, होर्मुज खोलो। कभी कहते हैं नहीं खुलवाएगा, कभी कहते हैं खोल दो। 22 मार्च को कहते हैं 48 घंटे में होर्मुज नहीं खोला तो हम प्रलय ला देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं, क्या दावा करते हैं, क्या खबर बताते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता। और आधे से ज्यादा बार, लगभग 70-80% बार वो झूठ ही बोल रहे होते हैं। और बाकायदा इसे लेकर उनके फर्स्ट रिजीम में
अमेरिका में, मीडिया में काफी आलोचना हुई थी। लेकिन ट्रंप अकेले नहीं है जो ईरान को धमकी दे रहे हैं। अब G7 देश और फिनलैंड भी इसमें साथ आ गए, जो होर्मुज खुलवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा और ईरान के हमले का निशाना बनेगा। इसलिए ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो रुकेगा तो नहीं, किसी भी कीमत पर। लगभग 25 दिन हो चुके हैं इस जंग को, अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस बीच ईरान के करीब अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी HMS एनसन की तैनाती की गई है। यानी कि ऑफिशियली ब्रिटेन इस जंग में उतर चुका है। तो क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ पनडुब्बी तैनाती नहीं है, सैन्य तैनाती नहीं है, ये क्लियर मैसेज है, युद्ध बढ़ रहा है। एक एक करके देशों की एंट्री हो रही है। इसलिए जंग में ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। यूएस, इजराइल और ईरान की जंग में यूके की एंट्री हो गई है और यह कोई आम बात नहीं है। अरब सागर में ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी तैनात की गई है। और आपको बता दें कि G7 का बयान भी इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर जो ईरान हमला कर रहा है, ये लापरवाह हमले हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। तो एक तरफ G7 है जो कह रहा है कि ईरान को गतिविधियों को तुरंत रोकना होगा, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन है। ब्रिटेन कह रहा है कि हम परमाणु पनडुब्बी के साथ आ रहे हैं और उसने एनसन परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है जो टॉमहॉक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से लैस है। HMS एनसन में स्पीयरफिश टॉर्पीडोज भी लगे हुए हैं जो पल भर में दुश्मन जहाजों को तबाह कर सकते हैं। यानी कुनबा उस तरफ बढ़ रहा है। और अगर ब्रिटेन की एंट्री हो रही है, G7 साथ आ रहे हैं जो कि भी दावा किया जा रहा है, तो क्या रूस खामोश बैठेगा? रूस ने पहले ही अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मिडिल ईस्ट में जो आपने आग लगाई अपने निजी फायदे के लिए, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो गलत हुआ है। चाइना अलग स्ट्रैटेजी से देख रहा है कि वो अमेरिका को कैसे पुश करे, पीछे ढकेले। चाइना अप्रत्यक्ष तौर पर पहले ही ईरान की हेल्प कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका दायरा बढ़ रहा है और अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद ब्रिटेन के पनडुब्बी की तैनाती होर्मुज स्ट्रेट को गर्म कर रही है। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि दुश्मन देशों के जहाज को छोड़कर होर्मुज ब्लॉक ही नहीं है। ईरान के प्रतिनिधि अली मौसेवी ने बताया कि जो जहाज अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से जुड़े नहीं हैं, वो ईरान के साथ सुरक्षा इंतजाम तय करके इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान ने ढील दी है, लेकिन 48 घंटे का अल्टीमेटम अब सबसे बड़ा खतरा बन रहा है इस इलाके के लिए। इजरायली पीएम दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है मदद को लेकर, आपको वो सुनवाते हैं। They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. तो इजरायली पीएम हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद क्या हो सकता है? आइए इस पर भी संभावनाओं पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका 48 घंटे के बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर बड़ा हमला कर सकता है, जैसा कि संकेत भी मिले। खबर यह भी है कि गैस, कोयला, तेल भंडार को निशाना बना सकता है अमेरिका। क्रूज मिसाइल B-2, B-52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान की बिजली ग्रिड को ठप कर सकता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है। IRGC बेस या लीडरशिप को टारगेट हमला कर सकता है, टारगेटेड अटैक। और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी अमेरिकी हमला संभव है, जो कि पहले भी करते रहे हैं। यानी अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। तो 48 घंटे में क्या होने वाला है? ईरान ने तो कह दिया कि अमेरिका जितनी ताकत है लगा ले, अमेरिका और इजराइल के लिए यह इलाका बंद रहेगा। और सब बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कैप्टन आशीष सहाय जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय के साथ साथ कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। सैयद अदनान रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, भू राजनीतिक विश्लेषक, बहुत उनका भी स्वागत कर लेते हैं। अब आएंगी, फिर से स्वागत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहला सवाल है संजीव जी, बहुत दिन के बाद आपसे आज बातचीत हो रही है और इस पूरे मसले पर आपसे विस्तार से अटैक के बाद बातचीत नहीं हो पाई, तो मैं आपका सबसे पहले स्टैंड जानना चाहूंगा, आपका टेक जानना चाहूंगा कि 48 घंटे में 24 घंटे तो जा चुके हैं, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लंबे अंतराल के बाद जरूर मुलाकात हो रही है, लेकिन जाहिर है कि हमारे हम विचारों को आपसे के साथ लगातार हम साझा करते रहे हैं। और मैं आपका जो प्रश्न है उस पे आता हूं। तो ये जो सिचुएशन है, जाहिर है कि ये अभी अटैक्स और काउंटर अटैक्स लगातार जारी हैं। और ऐसे में ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनी है, 48 घंटे का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, जाहिर है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड को, जो कि एक सेलेक्टिव ब्लॉकेड है, उसको समाप्त कराने की संदर्भ में ये एक बड़ी चेतावनी है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसके सेलेक्टिव ब्लॉकेड को समाप्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस संदर्भ में अमेरिका जो आईआरजीसी के जो बेसिस हैं उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता लेविट ने इस बात को पहले ही कहा था कि अमेरिका वहां पर जो अभी तक की ईरान की अन्य जगहों पर जो कार्रवाइयां हैं, जो अन्य जगहों पे अमेरिकी हमले हैं, उससे 20 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कर सकता है। तो ये जो अमेरिका की द्वारा जो चेतावनी जो दी गई है वो जरूर एक गंभीर चेतावनी है। और आने वाले समय में अमेरिका कोई बड़े एक्शंस ले सकता है। हमने हाल के समय में भी ये देखा था कि अमेरिका अपने मरीन्स को इस पूरे क्षेत्र में भेज रहा है। यूएसएस ट्रिपोली जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, उसको भी यहाँ पर अमेरिका ने भेजा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये निसंदेह आने वाले समय में काफी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अलार्मिंग स्थितियां पैदा कर सकती है। और पूरी स्थितियों को लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी इस पर नजर है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के बीच का विषय नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड रूट है। और इस पर अगर कोई बड़ा एक्शन होता है, कोई अटैक काउंटर अटैक होता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो सेलेक्टिव ब्लॉकेड भी है वो भी उसको भी मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा। और ईरान जो कुछ शिप्स को, इसमें कि भारत की शिप्स भी शामिल हैं, लेकिन जाने की वहां से इजाजत दे रहा है, तो उस तरीके की जो मूवमेंट्स को भी करने में बाधाएं आएंगी। तो इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, अगर यहाँ पर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है तो ये ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन इतना कहने के बाद मैं विवेक जी आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपके बड़े सम्मानित शो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और इसकी तरफ ही आना होगा। अमेरिका पहले भी बड़े हमले कर चुका है, उसने बड़ी क्षति ईरान की इस्लामिक रिजीम को पहुंचाई है और काफी उसको डैमेज किया है, लगातार उसे डेसिमेट कर रहे हैं। और वही ईरान ने भी एक अच्छी फाइट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन मेरे असेसमेंट के मुताबिक नहीं हो सकता। अल्टीमेटली, जैसा कि मैं पहले भी विवेक जी कहता रहा हूं, पहले भी इस बात को हम आपके चैनल पर भी डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो पूरा जो विषय है उसके संदर्भ में सहमतियां बनानी होंगी, विजडम को बनाना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा। निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही इसका एक समाधान निकल सकता है। और समय आ चुका है। पहले भी अगर ये आता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब इतना तबाही बर्बादी होने के बाद भी यदि अभी भी विजडम प्रिवेल करे और दोनों ही पक्ष नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे और इस्लामिक रिजीम भी अपने अप्रोचेस में एक परिवर्तन लाए, सकारात्मक परिवर्तन लाए, सभ्यताओं के बीच में संवाद की बातें फिर से आगे बढ़े, बातचीत के जरिए हल निकलेगा, ये बात तो दुनिया जानती है और भारत ने भी लगातार इस बात को रिपीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आप बातचीत के टेबल पर आइए और इस तरह बेतरतीब हमलों से कोई फायदा नहीं होने वाला। सैयद अदनान रिजवी का मैं रुख करूंगा, उनसे ये जानना चाहूंगा कि ईरान ऐसे वक्त में क्या करेगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो ये जो बयान है, इस बयान को हम देख लें कि ट्रंप साहब का जो बयान है इसके कई रुख हैं। पहला तो ये कि इनके बयान की अहमियत
कि पिछले इस 22 दिन की जंग में इन्होंने अपने बयान को कितना बदला है। कभी वो आते हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि मैं जो है इस जंग से निकल रहा हूँ, मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, मेरा तुम्हारे से कोई फायदा ही नहीं होता है, जिसको तेल लेना है वो जाकर अपना स्ट्रेट बिल्कुल, ऑफ हाँ, ये हॉर्मुज बात मैंने खुलवाए। बताई अभी। हाँ, और अभी आकर कहते हैं कि हम जो है उसको खुलवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और हम कहां पर हमला करेंगे? पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। तो सिर्फ एक तो पहली बात ये कि जैसे कोई नशे में एक इंसान हो, और आजकल के तमाम नशेड़ी ये सोच रहे होंगे कि हमसे ज्यादा नशा इसको कहां से मिल गया कि कोई भी बात अपने मन से कहता है और चला जाता है, वो कल कुछ और कह देंगे। तो दूसरी बात है कि सिर्फ ट्रम्प की बात पर गौर न करें, इस तरफ से हम देखें कि इधर से ईरान से क्या बयान आ रहा है। अभी जब अली लारीजानी साहब की शहादत से पहले जब वो जिंदा थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम 1 घंटे में हमारे ईरान की लाइट ऑफ करोगे, बंद करोगे, तो आधे घंटे के अंदर हम पूरे मिडिल ईस्ट की लाइट गायब कर देंगे, और फिर तुमको ढूंढ के मारना हमारे लिए आसान रहेगा। तो सिर्फ ये मत देखो, बल्कि आज का जो बयान है IRGC के स्पोक पर्सन का, और उसके अलावा जो आपके पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसी कोई गलती 48 घंटे में अमेरिका करता है, तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है, तो फिर मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी तेल की जो कीमतें बढ़ेंगी, तो लॉन्ग टाइम के लिए फिर ये कीमत नीचे नहीं आने वाली है। या इसके एवज में जब ईरान हमला कर देगा, तो अब ईरान ने अभी तक एहतियात की है, जो अभी हमारे महाशय कह रहे थे कि ईरान ने अभी तक बहुत एहतियात किया, सिविलियंस पे हमला नहीं किया है, बच्चियों पर जो एहतियात की है। तब ईरान क्या करेगा? साफ सीधी बात यह कि अगर ईरान के पैसिफिक हमला होगा, तो ईरान पलट के जो जवाब देगा, अब वो पूरे मिडिल ईस्ट में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, मिडिल ईस्ट के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला होगा। दो बात, और आखिरी बात, अहम तरीन बात यह है कि ये जो बयानात होते हैं ये पूरे इस तेल की कीमतों को स्टेबल करने के लिए होते हैं। तो ईरान का क्लियर कट जवाब यह है कि अभी तक हमने मिलिट्री बेस पे हमला किया, बेसेस पे हमला किया, अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला किया, लेकिन अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है इस 48 घंटे के अंदर, तो इसके मुकाबले में जवाब इस पे तगड़ा होगा। बस आपको बताना यह है कि इसकी मिसाल भी ईरान ने साबित की। जब ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ था, तो आपने देखा कि उसके 24 घंटे के अंदर ईरान ने कतर के रिफाइनरी पे हमला किया। 17% उनका नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई आइंदा 5 साल में वो कर नहीं पाएंगे। कितना बड़ा नुकसान है। तो अगर ईरान ने यूं ही 2-4 जगहों पर हमला कर दिया, तो आप जरा सोचें ये कितने बड़े ये तो पैमाने इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल हाहाकारी स्थिति हो जाएगी, खास करके तेल के बाजार में। अब मैं चाहूंगा कि इसको आशीष सर कैसे इसको असेस कर रहे हैं। आशीष सर, उसके बाद मैं कल साहब आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी। विवेक, ट्रंप के बयानों से कुछ एनालाइज करना वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसमें काफी गैप है, और इसीलिए वो जो कह रहे हैं वो बार बार चेंज हो रहा है, और वो शायद वो पढ़ लिख के नहीं आते, किसी ब्रीफिंग के तहत नहीं बोलते हैं। ही जस्ट स्पीक्स ऑन एनी टॉपिक। तो वो एक है, लेकिन ये 24 घंटे जो बचे हैं हॉर्मुज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, मेरी एनालिसिस है कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट जो पावर जनरेशन का एक मेजर प्लांट है, उसको वो ट्यूसडे की रात मेरे ख्याल से अटैक करेंगे, क्योंकि आफ्टर हिटिंग साउथ पार्स, जहां से 70 से 80% बिजली की सप्लाई होती है ईरान को, उनका अगला मेजर डिग्रेडेशन ऑफ ईरान इन ऑल द टर्म्स ऑफ एनर्जी, पावर, इंफ्रा, उसमें ये एक बुशर एटॉमिक पावर प्लांट, आपके दर्शक इसको गलत ना समझे, इसमें एटॉमिक पावर से मतलब नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी से वो बिजली बनाते हैं, उसका एक मेजर प्लांट है, 1000 वॉट्स मेगावाट्स का कुछ है, इसको वो टेक डाउन करेंगे। उसका रीजन ये कि वो हॉर्मुज में काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं है कि वहां से यूएस को तेल आता है कि नहीं आता है, चाइना, जापान, इंडिया को कितना जाता है और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो इसको लेके वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो डेफिनेटली बुशर प्लांट को ट्यूसडे किसी समय अटैक करेंगे, अगर तब तक हमने। लेकिन कमिंग बैक टू ईरान, विवेक, अभी भी उनकी भाषा नहीं बदल रही है। आपके चैनल पे, पूरे दुनिया के चैनल्स पे अभी भी IRGC कहती है कि हम वी आर मूविंग विद द फिंगर्स ऑन द ट्रिगर अगेंस्ट द पीपल हु विल बी टेकिंग पार्ट इन द अपराइजिंग। अभी पिछले 24-48 घंटों की बात कर रहा हूं जी। उनके बासित कमांडर को मारने के बाद भी 3 छोटे बच्चों को, कोई रेसलर और 20 साल 22 साल के बच्चों को पब्लिकली उड़ा दिया।
तो वो एक इंटरनल अपराइजिंग जिसको एक पेंटेड तरीके से हम मीडिया के थ्रू देख पा रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया जो विथ लीन्स टुवर्ड्स ईरानियन गवर्नमेंट, वो पेंट करके दिखा रहा है, क्योंकि पूरा कंट्रोल करके रखा है मीडिया को कि वहां पे कोई अपराइजिंग नहीं, लोग नाराज नहीं है। फैक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है विवेक। वहां पे 30-40% लोग बहुत ज्यादा अपसेट हैं इस तरह के ऑपरेशन से, रिग्रेशन से, और लेकिन वो डरे हुए हैं क्योंकि बासित अभी भी चुप नहीं हो रहा है, आईआरजीसी अभी भी चुप। एक एक 10 सेकेंड्स का और, दुनिया के किसी देश में विवेक आप रिसर्च कर लें, किसी देश में आपने देखा है कि एक बच्चियों के स्कूल से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग कॉमन बाउंड्री हो, जो कि एक डेफिनेट अटैक टारगेट होता है? किस तरह की सोच है इस देश में आईआरजीसी के मिलिट्री विंग की कि एक बड़ा बच्चियों का स्कूल और कॉमन बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? आईआरजीसी के नेवल हेडक्वार्टर, जहां के अंदर हर किस्म के टेररिज्म की प्लानिंग होती है। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि इनकी थॉट्स कैसी होती हैं। उसके बाद अभी दो, आपने पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता के रखा कि हमारे पास 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स नहीं है, और अचानक 22वें दिन आप 4000 किलोमीटर के टारगेट्स पे मिसाइल्स मार रहे हो। तो यह दिखाता है कि आप भी वही कर रहे हो जो हमें डर था। एक और चीज प्रूव होती है विवेक कि अमेरिका और इजराइल ने जो मेजर मिस जजमेंट किया है वो ये कि इनकी जितनी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं वो इतनी डेप्थ पे हैं कि B2, B1, B52 क्लस्टर बॉम्ब्स, मल्टी लेयर्ड बॉम्बिंग से भी बंकर वो बस्टर 18 बॉम्ब्स। मीटर 20 मीटर जी, और उसके बंकर बस्टर्स ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसी वजह से इनकी मिसाइल सिटीज या कुछ मेजर इंस्टॉलेशन जो अंडरग्राउंड हैं, वो जून में भी हमने देखा, और अभी भी अब जब इन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलें मारी हैं, इन्होंने कहीं उसको सेव करके रखा था जो इतनी बम्बार्डमेंट के बावजूद भी फुल्ली फंक्शनल है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ईरान किसी भी तरह से अगर अभी घुटने नहीं टेकेगा तो दे विल पे अ वेरी हैवी प्राइस इन द कमिंग डेज। अगर उनको साउथ पार्स से थोड़ा बहुत रिकवरी भी कर गए, 10-15% बिजली वापस, तो अगर बशर का उनका प्लांट उड़ गया, जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, तो दे विल बी इन ग्रीफ फॉर द कमिंग डेज। जी विवेक। ठीक है सर, मैं कर्नल साहब का जवाब चाहूंगा इस पर, उसके बाद वापस बाकी मेहमानों के पास लौटता हूं। कर्नल साहब। देखिए विवेक जी, अगर आप पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम को देखते हैं, मैंने अपने बाकी साथियों को भी सुना है, तो मेरा देखिए कुछ एक घटनाक्रम इस प्रकार से हुए हैं, जैसे कि इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर इन्होंने अटैक किया। उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे वर्ल्ड से जो है अपील की है। दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अल्टीमेटम दिया 48 आवर्स का, लेकिन उससे पहले ही ईरान की तरफ से थोड़ी नरमी बरती गई और उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो है बाकी कंट्रीज के लिए, अगर वो हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक करते हैं तो उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ ये जो बंदिश है वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए है, जहां वो लोगों के जहाज जो कि इन दोनों कंट्रीज के बारे में मदद कर रहे हैं इस युद्ध के अंदर। अब बात आ जाती है, उसके बाद आ जाता है कि देखिए ऑल ऑफ ए सडनली G7 कंट्रीज जो है उन्होंने भी रिएक्ट करना और स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। उसके बाद 22 कंट्रीज और हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जिस प्रकार की ये घटनाक्रम हो रहा है इससे कि विश्व के बाकी देशों के ऊपर भी आर्थिक हमले हो रहे हैं। उसके बाद जो है जापान जो है वो बीच में आता है कि अगर सीज फायर होता है तो मैं स्टेट ऑफ हार्मुज से माइंस को रिकवर करने के लिए मैं अपनी असिस्टेंस दे सकता हूं। और अगर आप पूरे इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपको लगता है कि पिछले 24 घंटों में युद्ध का कुछ घटनाक्रम जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा। आज से तकरीबन 10 दिन पहले कोई बाहर का देश जो है सिवाय एक आध कंट्री के और कोई किसी प्रकार का कंट्री जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन अब जो है 22 कंट्री एक तरफ, G7 एक तरफ, इन लोगों ने मुखर होकर बोलना शुरू किया है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि वर्ल्ड की बाकी पावरें भी जो हैं, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस लड़ाई को खत्म किया जाए और बातचीत का जरिया जो है निकाला जाए। अब बात, जैसे कि बातचीत बाकी पैनल्स बता रहे हैं कि अगर अमेरिका जो है उनके पावर प्लांट के ऊपर अटैक करता है, उनके बिजली के साधनों को नुकसान पहुंचाता है, तो मेरा ये मानना है कि ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा। वो जितने भी गल्फ कंट्रीज के उनके पावर प्लांट हैं और इवन जो है जो पीने का पानी वो समुंदर से
बनाने का जो उनके साधन है वो उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन एक चीज है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है आज ऑल ऑफ ए सडन जो है वो स्टेट ऑफ हार्मुज के लिए जो है इतने विचलित नजर आ रहे हैं, लेकिन चंद दिन पहले उन्होंने जो है कहा था कि हमारा अमेरिका का जो है स्टेट ऑफ हार्मुज से कोई तेल नहीं आता है, तो ये वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज जो जो अफेक्ट हो रहे हैं उन्हें सामने आना चाहिए। इवन उन्होंने चाइना, जापान और बाकी कंट्रीज से और इवन नाटो से भी बातचीत की, लेकिन कोई भी देश जो है डायरेक्टली ईरान की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। अभी हाल ही में जो ब्रिटेन ने डिगो गार्सिया के अंदर अपने नवल बेस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, ईरान ने उसके ऊपर भी 2 मिसाइल फेंकी है, जो एक तो बर्बाद हो गई और दूसरी के बारे में निकलकर बात नहीं आ रहा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये पूरे का पूरा एक प्रकार से एनर्जी क्राइसिस जो है बाकी देशों के लिए भी ये एक प्रॉब्लम बन रही है। शुरू के दिनों के अंदर लोगों ने सोचा था कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, इजराइल की तरफ से आ रही हैं, तो शायद ये युद्ध जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक जो बात आप कह रहे हैं कर्नल साहब, जो बात कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक ताजा रिपोर्ट मिल रही है, ईरान से सीजफायर वार्ता करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की शर्त है पहले मुआवजा दो और आगे हमला नहीं होगा इसकी गारंटी चाहिए, उसके बाद ये पॉसिबल है। तो ये अभी बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है और ये आपकी बातों से मेल खाती है कि 24 घंटे में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैं इस पर संजीव जी का रिएक्शन चाहूंगा। क्या अमेरिका भी थक चुका है और यहां से मिडिल ईस्ट से वो हाथ छुड़ाना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है? नहीं, थकने का तो अमेरिका का कोई प्रश्न नहीं उठता। अमेरिका एक लॉन्ग वॉर अफोर्ड कर सकता है। वो जाहिर है कि उसके पास कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेस हैं। एक ऐसा राष्ट्र जिसका कि डिफेंस का बजट $900 बिलियन का है, डोनाल्ड ट्रंप तो उसे $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। और अमेरिका पहले से ही एक इनडायरेक्ट वॉर यूक्रेन में लड़ रहा है, यूक्रेन को मदद दे रहा है। और अमेरिका की जो कैपेबिलिटी, जो रिसोर्सेस इनॉर्मस हैं और बहुत बड़े हैं, तो अमेरिका तो ये अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और इस तरीके का जो मोमेंटम है वो सस्टेन अगर कोई नहीं कर सकता है, तो वो ईरान की इस्लामिक रिजीम नहीं कर पाएगी। और उसकी जो शक्ति है वो भले से ही उन्होंने अपनी डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री मिसाइल स्टोरेज साइट्स जरूर बना रखी हैं, और उसमें वो इतने नीचे हैं कि वहां पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम्स भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और अमेरिका जाहिर है कि इस पूरे सिचुएशन को डील करने के लिए वहां पर अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर कर सकता है। जैसे कि मैंने विवेक जी आपके पहले के शोज में भी कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पर कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के जो लार्ज स्केल जो ग्राउंड इन्वेजन जिसको कहते हैं वो अमेरिका तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन अमेरिका कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर कर सकता है। कुछ जो सेलेक्टिव एरियाज हैं वहां पर टेक्टिकल ऑपरेशन जरूर कर सकता है। तो उस प्रक्रिया में अमेरिका को लॉसेस जरूर उठाने होंगे, लेकिन कई बार इस तरीके की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जहां पे आप एरियल कैंपेन पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं वहां पर आवश्यक भी हो जाते हैं। और संभव है कि इस तरीके की जो कार्रवाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी अमेरिका कर सकता है। तो वो सारे ऑप्शंस अमेरिका के समक्ष हैं। और मैं अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग है मैं उसको डेली उसको फॉलो करता हूँ। उसमें लगातार उस बात को वो कहते भी हैं कि कुछ लॉसेस हमें होंगे और उसके लिए हम तैयार भी हैं। तो ये जो अमेरिका तो इसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो लॉसेस ईरान के इस्लामिक रिजीम को हो रहे हैं वो बड़े ही सब्सटेंशियल लॉसेस हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ईरान के इस्लामिक रिजीम ने जो रास्ता चुना है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, लड़ाई अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच की है। और ऐसे में जो निर्दोष लोगों को टारगेट करना, सिविलियंस को टारगेट करना, ऐसे कंट्रीज को टारगेट करना जो कि शांति के लिए प्रयास कर रहे थे, ओमान जैसे राष्ट्र के द्वारा मध्यस्थता कराई जा रही थी। कतर एक ऐसा राष्ट्र है जो कि सभी के साथ मित्रवत संबंध रखता है। इस तरीके का के राष्ट्रों को टारगेट करना, मुस्लिम राष्ट्रों को ही टारगेट करना और लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से हमले करना, ये बिल्कुल कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और इस तरीके का अगर ये बिहेवियर ईरान की इस्लामिक रिजीम दिखाएगी तो ऐसे में संजीव जी एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका के हमले को जस्टिफाई समझा जा सकता है? देखिए, ये जरूर मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
इस बात को लगातार कहते रहे कि वो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को टारगेट करना चाहते हैं। और मैं विवेक जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ईरान की इस्लामिक रिजीम के साथ अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के अच्छे संबंध नहीं रहे। 1979 से ये जो इस्लामिक रिजीम है उसको टारगेट करने के बारे में सभी राष्ट्रपति, चाहे जिमी कार्टर से उठा लें आप और वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन तक, सभी राष्ट्रपतियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश की। सैंक्शंस सभी ने लगाए और जाहिर है कि हर तरीके के एक्शंस वगैरह भी लेने की कोशिश की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया और ये एक मेजर डेवलपमेंट था। अयातुल्लाह खामनाई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर को इस तरह से एलिमिनेट करना, वो जाहिर है कि एक मेजर ऐतिहासिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, बहुत बड़ी घटना थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के इस्लामिक रिजीम को हिट करने के बारे में सोचा करते थे, उसको उन्होंने कर दिखाया है। एक बेहद दुस्साहसी, एक बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया। और जाहिर है कि वो इस कदम को उठाने के पीछे जस्टिफिकेशन ये देते थे कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिजीम के जो ब्रूटल सप्रेशन से वो ईरान के लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन इतना ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अब जब अमेरिका ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को बहुत ही सब्सटेंशियली डैमेज किया है और उनकी टॉप लीडरशिप, फर्स्ट रैंक की लीडरशिप, सेकंड रैंक की लीडरशिप को काफी क्षति पहुंचा दी है, तो ऐसे में लोगों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को भी डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर का रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि अमेरिका यदि इसको कंटिन्यू करेगा तो उससे निर्दोष लोगों की जान जाएंगी और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के कहे गए शब्दों के विपरीत कदम होंगे जिसमें कि ईरान के लोगों के हितों की बात करते हैं। जी, मैं रिजवी साहब से इसका जवाब चाहूंगा। सैयद अदनान रिजवी साहब इस पर आंसर करेंगे। लेकिन जहां तक इस्लामिक रिजीम की बात हो रही है, ईरान, सऊदी अरब, इराक, मिस्र, यमन, ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, लीबिया, मोरक्को, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव, सोमालिया, सब इस्लामिक रिजीम है। चाहूंगा रिजवी साहब इस पर जवाब दे। रिजवी साहब। जी, जवाब तो मैं देना चाहूंगा, लेकिन मुझे एक बस ये है कि अफसोस का इजहार भी करना है इसलिए कि अमेरिका के हमलों को जो है जस्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम की जो ईरानी हुकूमत है उसके बारे में वो जो कि अभी तक जितने भी ईरान के हमले हैं सब के सब रिटेलिएशन है। और ये कोई पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। 12 दिन की जंग में अगर आपने गौर किया, उस वक्त भी ईरान नेगोशिएटेड टेबल पे था, मुज़ाकरे के टेबल पे था, और आज भी ईरान कतर में मुज़ाकरा कर रहा था, टेबल पे था, तो ईरान पर दोबारा हमला हुआ। अब आप तवक्को ईरान से रखते हैं कि ईरान सीज फायर कर ले। ईरान अब सीज फायर नहीं करेगा। क्या मतलब है कि ईरान वो सीज फायर करे ताकि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद फिर जो है इसराइल और ताकतवर होकर दोबारा फिर हमला करे, फिर एक खान नहीं मारे, फिर एक जो है टॉप लीडर खत्म करे। 2 बार ऐसा कर चुका है ईरान। तो आपको तवक्को सीज फायर के ईरान से है, लेकिन जो है वो जो अमेरिका दम पर दम हमला कर रहे हैं, ईरान ने जो अभी तक बात कर रहे थे कि सिविलियंस पर हमला किया, एक भी सिविलियंस पर हमला नहीं किया है। और जो कतर, ओमान, दुबई, मस्कत, इन जगहों पर हमला कर, तो हमला भी अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही शिकायत है तो ये जो अरब ममालिक है जिन पर हमला हो रहा है, अगर ये अमेरिकन या तो इनको जमीन न दे, जमीन दे रहे हमला करने के लिए, और जब इनके ऊपर से हमला हो रहा है तो ईरान इनको जवाब देगा ताकि ईरान अपने आप को महफूज कर सके। ठीक है, आपकी बात आ गई, समय सीमित है, जल्दी दूसरे मेहमान को। वो रिजवी साहब कह रहे रिटेलिएशन है। ईरान ने तो पहला अटैक किया नहीं, जहां से ईरान पर हमले हुए वहां पर ईरान ने पलटवार किया। अब उनके न्यूक्लियर साइट, जैसे कि बुशेहर की बात करे थे आशीष तराप, तो उन्होंने डिमोना में बम फेंक दिया। तो शुरुआत तो हर चीज की, इनिशिएटिव तो हर चीज की। इससे पहले वाटर डिसलेशन प्लांट पर ईरान के हमला हुआ, तब फिर ईरान ने पलटवार करके 2-3 डिसलेशन प्लांट को निशाना बनाया। तो सवाल फिर वही है, सही कौन और गलत कौन, इसका फैसला कहां होगा, कौन सी अदालत में होगा? विवेक, 28 फरवरी से ये जो वॉर शुरू हुआ है उसमें ईरान के रिटेलिएशंस आए हैं, लेकिन पिछले 47 सालों से उन्होंने अपनी रजीम, अपने 3H के हार्डवेयर सपोर्ट एंड फिलोसॉफिकल सपोर्ट, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, और मेरा पॉइंट रिपीटेड है कि ग्लोबल डेमोग्राफी को ऑल्टर करने की उनकी चाहत, ये सारी चीजें, एंड डेथ टू अमेरिका एक ट्रंप के बाद से नहीं चल रहा है। डेथ टू अमेरिका, ज़ायनिज्म को खत्म कर दो, इजराइल को नक्शे से खत्म कर दो, ये 1-2 दिन 28 फरवरी से शुरू नहीं हुआ। तो 28 फरवरी के मिलिट्री एक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव बिल्डअप्स ओवर द डिकेड्स, जिसमें खमैनी साहब ने अपने रजीम को हार्डलाइन बना के, रिग्रेसिव बना के, ऑप्रेसिव बना के दुनिया में एक तरह से एक चेंज लाने की एक मिशन चला रखी थी, जिसको अमेरिका के इस
व्हाट शुड आई से रेडिकल प्रेसिडेंट ने रोकने की कोशिश की है, और ये दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट है कि वो जो मिशन जी। चल रहा था डेमोग्राफी को इम्पैक्ट करने का, ईरान से ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स इंडिया में रहते हैं विवेक, और हमें उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दे आर गुड पीस लविंग पीपल। ये सारे देश जिसके आपने नाम सुनाए, दे आर पीस लविंग पीपल। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी जो खमैनी साहब की, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिज लीडरशिप, जिन्होंने एक इतना रेडिकल थॉट प्रोसेस, इतना रेडिकल फिलॉसफी लेके सर अपनी चल रहे थे। आशीष सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने पाकिस्तान का नाम भी लिया था। जी जी, एक्चुअली उनका भी दे आर नॉट एज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, और दे आर नॉट सो इन्फ्लुएंशियल। खमैनी साहब की डेथ के बाद पूरे ग्लोब में जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वो तो बिकॉज ऑफ दैट कि वो शिया कम्युनिटी, जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है, वो पूरी दुनिया में शियाओं का लीडर भी माना जाता है। तो वो एक पॉइंट था कि उनकी उस वजह से प्रोटेस्ट हुआ था। मैं चाहूंगा जल्दी से रिजवी साहब आपके इसका काउंटर जवाब दे दे, फिर मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं। रिजवी जी। जी बस काउंटर जवाब के लिए मैं मुझे लगता है कि हमारी जो है या तो हिस्ट्री तारीख के ऊपर निगाह नहीं है। आप 47 साल में कोई एक ऐसा मौका दिखा दें जिस मौके पर ईरान ने कभी पहल की हो हमले की। एक मौका सर, एक कोई वाकया मेरे सर जो अभी बयान कर रहे थे, एक कोई दिन, एक कोई बात बता दें जब ईरान ने हुकूमत किसी पर भी पहल की हो पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे इसराइल में, कि ईरान ने पहले मारा और तब इन्होंने जवाब दिया हो। और दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं ईरान में रहने वाली पब्लिक की, 43 साल हो गए सर, 43 साल से अभी तक ईरान जो है इस रजीम के साथ खड़ी हुई है। आज भी जब 8 दिन बाद दूसरे खामनेई साहब बनते हैं यहाँ के सुप्रीम लीडर, तो उस 8 दिन तक की आवाम थी जो रोड पर खड़ी हुई थी। जब ईरान पर वक्त आता है तो ये आवाम है कि जो लाखों की तादाद में बाहर निकलती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो वेस्टर्न मीडिया से भरा रहता है। हमें लगता है कि सब कुछ अमेरिका के हक में हो रहा है, सारा गलती ईरान की तरफ से है। तो फिर हमें हिजाब की मुश्किल नजर आती है, हमें औरतों पर जुल्म नजर आता है, लेकिन जब यही औरतों पर जुल्म अमेरिका में होता है वो हमको नजर नहीं आता है। यही औरतें लाखों की तादाद में जब निकल कर आती है ईरानी हुकूमत के फेवर में, वो हमको नजर नहीं आता है। इस वक्त मैं अभी बता रहा हूँ, प्रेजेंट आपको कहीं तो मैं वीडियो भेज दूं, इस वक्त जो पिछले 28 फरवरी से लेके हर रात लाखों की तादाद में लोग सड़क पर बैठे हुए ईरानी निजाम को बचाने के लिए, वो हमको नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया हमको देखने नहीं दे रहा है वो चीज। तो 47 साल से जो जुल्म की आप बात कर रहे हैं, वो जुल्म तो अमेरिका कर रहा है कि वो क्यों अजनबी बनकर पिछले 47 साल से 50 साल से। ये बात तो ठीक है, मैं रिजवी साहब से मैं इस बात से तो कम से कम सहमत हूं भाई। 47 साल तक आपने मार मार के एक देश को ऐसा कर दिया कि उसके लिए ना तो स्विफ्ट बैंक काम करेगा, ना डॉलर उसके लिए काम करेगा। डॉलर पर सैंक्शन है, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पर सैंक्शन है, तेल बेच नहीं सकता, टेक्नोलॉजी ले नहीं सकता, इनोवेशंस कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आपने उसको पूरी दुनिया से काट के फेंक दिया। तो एक तो मानवता के नाते कम से कम ये तो सोचने के लिए बनता है ना। आशीष सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संजीव जी भी कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, फिर मैं कर्नल साहब के पास जा रहा हूं। देखिए, आपने कितनी सौम्यता से वो गिना दिया रेस्ट्रिक्शंस जो इनके ऊपर लगे हुए हैं, और उसके बाद हमास डेवलप करता गया, हिजबुल्ला डेवलप करता गया, हुतीस की पूछिए मत, आर्म्ड इतनी बुरी तरह से आर्म्ड है कि यूके और जापान को डर लग रहा है रेड सी और गल्फ में। हमास को पैदा करने का एलिगेशन इजराइल पर है। फिलिस्तीन की सरकार को गिराने के लिए हमास को पैदा किया इजराइल ने। इतने तो रेस्ट्रिक्शंस के बाद कॉम्प्लिकेटेड है। और देखिए, आपने सौम्यता की बात की, वो मेरे नेचर में है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। आशीष सर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली, बंकर्स ऐसे बनाए कि पूरे देश में अंडरग्राउंड चूहों की तरह बंकर बने हुए हैं, जाल बिछा हुआ है जिसको अमेरिका छू नहीं पा रहा है, फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर पा रहा। एटॉमिक एक्सप्लोजन की तैयारी कर रहे हैं, यूरेनियम को एनरिच करते जा रहे हैं पूरी दुनिया को, और अपने लोगों को 30-40 हजार को सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ी सी फ्रीडम मांग रहे थे, उनको क्रश कर रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिकली। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जल्दी से कर्नल साहब का रिएक्शन, मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, आपका सवाल क्या है? देखिए, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब बात सही और गलत की हो गई ना कर्नल साहब। मुझे तो लगता है कि अगर अब्बास अराक्ची और डोनाल्ड ट्रंप यहां बैठे होते या फिर स्टीव विटकॉफ बैठे होते, मैं यही चीज फायर करवा देता आज। कर्नल साहब, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि इस समय जो है ये डिसाइड करना कि कौन हीरो है और कौन खलनायक है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी जगह जो है
अपने एक्शंस को वो ठीक प्रकार से साबित करने की कोशिश करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के जो है बड़े अच्छे संबंध थे। ये ऑल ऑफ ए सडन जो है 1979 के बाद जो है संबंध क्यों खराब हुए? इजराइल की तरफ से किसी प्रकार का जो है कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया था जिसकी वजह से इनके संबंध खराब हो, क्योंकि जो भी एक्शन लिए गए हैं वो ईरान की तरफ लिए गए हैं। और मैं वो हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ईरान की जो मंशा थी वो चाहते थे कि वो पैलेस्टीन का मुद्दा उठाएं ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से वो लीडर बने। बिकॉज ईरान जो है वो एक प्रकार से टफ कंपटीशन देना चाहता था, चाहे वो तुर्की है या सऊदी अरेबिया है, मुस्लिम वर्ल्ड को अपने पीछे लगाने के लिए। कोई भी व्यक्ति या किसी भी यार्डस्टिक से आप इस चीज को जो है जायज नहीं ठहरा सकते हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने जो है अपनी प्रॉक्सीज के साथ जो है बाकी देशों के अंदर एक प्रकार की उथल पुथल मचा रखी थी, चाहे वो सीरिया है, इराक है, हमास है, हिजबुल्लाह है या हूती है। ये जो प्रॉक्सीज जो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है पूरी तरह से दूध का धुला हुआ है और अमेरिका और इजराइल ने जो है वो नाइंसाफी की है। देखिए दोनों पक्ष जो हैं वो उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं और उनके अपने रीजन है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जो भी कुछ हो रहा है ये पूरी वर्ल्ड के लिए या मानवता के लिए ये ठीक नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि इन लोगों को आपस के अंदर टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और जितने भी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करें, ताकि बाकी देशों के लिए भी एक प्रकार से जो है जी और खतरा, चाहे वो आर्थिक खतरा हो या किसी प्रकार का हो, क्योंकि हर पक्ष नहीं, जो लेकिन है इसमें अगर तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान का इलाज पहले होना चाहिए ना। फिर सर आप जो भी पॉइंट्स आप गिना रहे हैं वो सारी वैलिड पॉइंट्स लागू होती है पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान को लेकर यूएस ने रिपोर्ट जारी की, तुलसी गाबार्ड ने कहा उनके एटॉमिक वेपन्स हमारे लिए खतरा है, तो पाकिस्तान के फॉर्मर एनवॉय कहते हैं कि हम तो दिल्ली और मुंबई उड़ा देंगे, हमारे पास तो इतनी दूर की मिसाइल है नहीं कि हम अमेरिका को मार सकें, हम दिल्ली और मुंबई साफ कर देंगे, हमारे लिए तो यही बेटर है। और उनके साथ जो उनका इंटरव्यू ले रही थी, जो एंकर जर्नलिस्ट हैं वहां पाकिस्तान की, वो कहते हैं हाँ इंडिया को तो मारना भी चाहिए, मारे क्यों ना हम। आप बताइए इस तरह की सोच। विवेक जी आपने मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल जल्दी से सर, और उसके बाद मैं संजीव सर के पास जा रहा हूं जी। साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के ये जो हमारे देश के अंदर इनके फॉर्मर एम्बेसडर थे वो आजकल फ्री हैं, तो उनके पास कोई काम करने के लिए कोई उनके पास कोई नौकरी नहीं है, किसी प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो एक प्रकार से जो है लाइमलाइट के अंदर आना चाहते हैं और इस प्रकार की वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनका खुद का डर जो है वो जाहिर होता है कि सर किसी आप दिन चलिए, आने वाले। मैं अब्दुल बासित की बात को भी हटा देता हूं। आसिम मुनीर ने अमेरिका की छाती पर खड़े होकर बोला कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर पावर है, आधी दुनिया को वाइप आउट कर देंगे। तो ये फिर ये इस प्रकार से सॉरी जी नहीं आप, मैं वापस लौटता हूं। संजीव सर कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव सर देखिए विवेक जी, मैंने सैयद अदनान रिजवी साहब को अभी सुना और लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो इस्लामिक जो रिजीम रही है, उसकी जो सोच है, उसकी जो पूरी पॉलिसी अप्रोचेज रहे हैं, उसमें भारी खामियां हैं, भारी उन्होंने ब्लंडर्स ओवर ब्लंडर्स किए हैं। और वो लगातार जिस तरीके की पॉस्चरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध करते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे अयतुल्लाह खामनेई, मैं अब उनका रेफरेंस नहीं देना चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम लीडर के द्वारा जो लगाए जाते हैं आज भी इस तरीके की। सर वो तो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कर रहे थे, इन्होंने तो सुप्रीम लीडर को ही साफ कर दिया। जी वही डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की बातें ये भी सोचते थे, और ये इजराइल और अमेरिका ने भी वही किया है जो कि वो उनके बारे में सोचते थे। तो ये जो इस तरीके की जो भावना ईरान की इस्लामिक रिजीम जो पाल के चल रही थी, उसने एक टकराव को लेने का कार्य किया था। दूसरा, इजराइल की स्टेट को रिकॉग्नाइज न करना, यहूदियों को ही धरती के अस्तित्व से मिटा देने की सोच रखना, होलोकॉस्ट को डिनाई करना और पूरी यहूदी आबादी को ही मिटा देने की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, जिसको मैं कहता हूँ शैतानी सोच को प्रमोट करना। इस तरीके की जो इजराइल ने तो पूरा फिलिस्तीन साफ कर दिया सर। इजराइल ने तो पूरा फिलिस्तीन, कहां बचा फिलिस्तीन, कहां है फिलिस्तीन आज की तारीख में? देखिए उन्होंने तो आपने इजराइल को मिटाने की बात कही, आपने अमेरिका को मिटाने की बात कही, तो ईरान को दंड मिला, लेकिन पूरा का पूरा फिलिस्तीन साफ हो गया। अब कोई फिलिस्तीन नाम की जगह बची नहीं है। वो थोड़ी सी गाजा पट्टी है, वो भी मटिया मेट है, कब्रिस्तान है वो। नहीं, देखिए वेस्ट बैंक पूरी तरीके से अपनी जगह पे है। जो समस्या है वो हमास ने खड़ी की थी और ये शुरुआत हमास ने शुरू की थी।
हमास ने ही 7 अक्टूबर 2023 को 1200 यहूदियों को एक दिन में उसका कत्लेआम किया था और जी। 250 लोगों को उठा करके ले गए थे। और वो जो हमास है वो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी है। नहीं, वो उसके इस बात पहले को से भी सर, समझना होगा। जी उसके पहले से भी ये चला आ रहा है। माफी चाहूंगा, वक्त बहुत सीमित है संजीव सर, बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी, इस डिबेट को मैं और बढ़ाना चाहता था, लेकिन माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कौन सही है कौन गलत है और अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, अगर आप इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।